हाँ टर्न। मैथ में बताओ, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का चारों विधि पढ़ लिए हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, वज्र गुणन विधि। ये चारों विधि हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को चार विधि से, हालांकि नियमतः दो विधि है। नियमतः कितना विधि है? दो विधि है। एक हमारा है ग्राफीय विधि, एक हमारा है क्या? बीज गणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि अभी नहीं पढ़े हैं, अभी हम लोग बीज गणितीय विधि पढ़े हैं। कौन सा विधि? बीज गणितीय विधि, ठीक है। तो बीज गणितीय विधि में चार तरीका है: विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, वज्र। ये चारों का चारों विधि हो गया। किसी को डाउट है? हाँ? चारों विधि में से किसी को डाउट है? समझ में आ गया है? ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, कब अनंत हल होता है। क्योंकि तुम लोगों को कुछ ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि तुम उस क्वेश्चन को नहीं हल कर सकती हो। उसका ना एक्स का मान निकलेगा ना, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेगा कि उसका तुम लोग अनंत हल निकाल सकती हो। अनंत हल निकाल सकती हो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवन भर मान निकालते रहो, मान निकलते रहेगा, तो उसको कहा जाता है अनंत हल। कुछ ऐसा भी समीकरण आप लोगों को मिलेगा जिसका केवल एक हल होगा और दूसरा कोई हल। अद्वितीय का मतलब कोई बता सकता है? अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब यूनिक, और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, उसी को अद्वितीय कहा जाता है। अद्वितीय, यूनिक चीज। अद्वितीय को इंग्लिश में यूनिक कहा जाता है। यूनिक का मतलब कि अकेला वही है, उसके जैसा कोई दूसरा। उसी के लिए अद्वितीय शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि द्वितीय का मतलब तो दूसरा होता है और उसके पहले अ लग गया तो अद्वितीय। इसका मतलब कि अब कोई दूसरा हल उसका नहीं होगा। तो जितना भी हम लोग अभी तक क्वेश्चन बनाए हैं ना, कौन सा हल निकाले हैं? अद्वितीय हल निकाले हैं। कौन सा? अब कोई के मन में ये आ रहा सर दो दो उसमें हल आ रहा था, तो दो दो चर राशि था इसीलिए दो दो मान आ रहा था। अब ऐसा नहीं है कि x का 3-4 मान आ रहा था, ऐसा नहीं है कि y का 3-4 मान आ रहा था, यानी एक x का मान आ रहा था एक, तो समीकरण का हल हो गया x बराबर 2 y बराबर 3। और भी कोई दूसरा हल आ रहा था, तो उसी को अद्वितीय कहा जाता है कि अब केवल वही हल होगा, उसका कोई दूसरा हल, केवल वही हल होगा जो तुम लोग मान निकाल दी, केवल उतना ही आंसर होगा, उसका कोई दूसरा आंसर, उसी को अद्वितीय कहा जाता है। तो यही आज सीखेंगे ना कि किस समीकरण का अद्वितीय हल होता है, किस समीकरण का अनंत हल होता है, किस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के बारे में, हल के बारे में जानकारी। यानी आज हम लोग को ये सीखना है, अभी तक तो हम लोग मान निकाल दे रहे हैं, चारों विधि में से कोई विधि आएगा भाई हम लोग मान निकाल देंगे। लेकिन अब तुमसे कोई ये पूछ दे कि तुमको हल नहीं निकालना है, तुमसे कोई ये पूछ दे बताओ इस समीकरण का कितना हल होगा, अनंत हल होगा कि अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, बताओ कोई बता सकती है? कोई बता सकती है? कोई पढ़ी है?
ब्यूटी कोई नहीं। चलो ठीक है, आज हम लोग सीख जाएंगे। उसके लिए हमारे पास 3 शर्त है, 3 कंडीशन है, 3 नियम है। ठीक है, उन तीनों नियमों को ध्यान से देखना। कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त होता है ना जी। हाँ, स्थिति यानी शर्त कहो, स्थिति कहो, यानी पहला स्थिति क्या है। ठीक है, पहला स्थिति हमारा यह कहता है कि यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, यदि A1 बटा A2 का मान बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के मान के, तो उस समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, केवल एक, अब उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। केवल एक, अब उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हो, सब एक दूसरे का क्या है, यूनिक है, सब अद्वितीय है। बताओ किसके जैसा कोई इसमें और लड़की है, यूनिक हो गए। तो उसी का मतलब है केवल वही होगा और कोई दूसरा नहीं। यूनिक चीज, अद्वितीय चीज, और उसका कोई जोड़ा नहीं, केवल सिंगल है। ठीक है, वही यूनिक चीज कहलाता है। तो किसी समीकरण का केवल एक ही आंसर है, एक ही हल निकले और उसका कोई दूसरा हल न निकले, तो समझ लेना कि उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कौन की थी, क्या बादल? बादल कौन की थी? अच्छा, तो तुम्हारे घर से तो फोन आया है। हाँ, देख लेना, फोन काट दिया है। यदि A1 बटा A2 ये तो बराबर होगा B1 बटा B2 के, लेकिन अगर ये बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कि होता है, नहीं होता है। यानी तुमको कुछ ऐसे भी समीकरण मिलेंगे उसका कोई हल नहीं निकलेगा। न x का मान आएगा, ना तो न x का मान निकला, न y का मान निकला, तो हम क्या कहेंगे, उसका कोई हल नहीं होगा। यानी तुम उसका हल निकाल ही नहीं सकती हो। तो जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा। समझ में आता है ना? इसको बोला जाता है बराबर है, इसको बोला जाता है बराबर, यानी इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। तीसरा शर्त क्या है कि यदि तीसरा शर्त ये है कि यदि A1 बटा A2 का मान बराबर होगा B1 बटा B2 के मान के, यह भी बराबर होगा C1 बटा C2 के मान के, तो उस समीकरण का अनंत हल होता है। उस समीकरण का अनंत हल होता है, अनंत हल। यानी इसका बहुत सारा मान निकलेगा, बहुत सारा x का मान, बहुत सारा y का मान आएगा। तो जब तीनों बराबर होगा तब जल्दी से उतार लो। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के, तो उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन हमें एक दिन दिए थे ना, तो तुम लोग करे थे सर उसका हल नहीं आ रहा है, कट जा रहा था, तो समझ लो कि यही शर्त होगा। अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तब उसका द्वितीय हल होगा। बराबर नहीं होगा तभी हल निकलेगा।
और जब तीनों बराबर होगा तो अनंत हल निकलेगा, और जब दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा तो उसका कोई हल। वहां से ट्यूब लाइट बंद कर दो। बस हो गया, क्या है? हो गया सर। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी तो शर्त लिखवाए है ना, लेकिन इस शर्त का जब हम प्रयोग सिखा देंगे तो अब समझ में आ जाएगा कि वो यही बात बता रहे हैं। यही तीन शर्त है। किसी समीकरण का अगर अद्वितीय हल होगा तो समझ यानी किसी का हल निकलेगा, ऐसे समझो कि अगर किसी समीकरण का हल निकलेगा तो समझो कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा। थोड़ा सा यहाँ उल्टा है, लग रहा है ना कि बराबर नहीं है, अगर वो वाला चीज अगर इसमें होता तो नहीं नहीं लड़ जाता तो आसानी होता, नहीं बराबर नहीं है तभी हल निकलेगा, अगर बराबर नहीं होगा तो हल निकलेगा, अगर तीनों बराबर होगा तो अनंत हल निकलेगा, अगर दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं होगा तो उसका हल निकलेगा ही नहीं। ठीक है, अब लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में जानकारी। आलेख, आलेख यानी ग्राफ, आलेख का मतलब ग्राफ के बारे में जानकारी। इसमें भी तीनों यही शर्त होगा, जल्दी से नोट कर लो।
देखिए यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो उस समीकरण के आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी काटेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे। जब मिलेंगे तो भाई असमांतर होंगे, असमांतर होंगे तो अविरोधी होंगे, अविरोधी होंगे तो संगत होंगे। ग्राफ के बारे में ये जो जानकारी दिया जा रहा है ग्राफ के बारे में यानी आलेख के बारे में, जब हम ग्राफीय विधि से जब हल निकालेंगे ना, ये हमारा शर्त काम करेगा। वह हमारे हल के बारे में जानकारी दे रहा था, शर्त यही था, शर्त यही था, लेकिन हल के बारे में जानकारी दे रहा था। शर्त वही है लेकिन ग्राफ के भी बारे में जानकारी देगा। ठीक, यानी कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, ठीक है, तो उसके आलेख एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी तो बताओ समांतर होंगी कि असमांतर? असमांतर, क्योंकि समांतर रेखाएं मिलती थोड़े हैं, समांतर रेखाएं मिलती नहीं है। देखो उसका ग्राफ दिखाए हैं, अगर उस तरह से किसी समीकरण का ग्राफ आ जाए, बगल में सब ग्राफ भी खींचे हैं, देखो दोनों एक दूसरे को काट रहा है, तो कहाँ समांतर है? तो जब काटेगा तो प्रतिच्छेद करेगा, असमांतर होगा, अविरोधी होगा, संगत होगा। एक बार देख लिया जाए क्या लिखवाए हैं ग्राफ में, मतलब और अच्छा से समझ में आए। अगर कभी आप लोगों को ग्राफ खींचने को दे दिया जाए, आप लोगों का ग्राफ ऐसा आ जाए, देखो एक रेखा का, एक समीकरण का ग्राफ ऐसे आ जाए, दूसरे का ऐसे आ जाए, तो बताओ दोनों एक दूसरे को काट रहा है? बताओ दोनों एक दूसरे को काट रहा है मतलब मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ हैं, साइड से निकल जाए, तो बताओ हम इससे स्पर्श हुए? नहीं हुए। अगर हम क्या करें, स्पर्श करते हुए, जैसे मतलब हम मिलते हुए जा रहे हैं, तो वही काटना, गणित में काटना और मिलना, ठीक है। और हम लोग ऐसे हिंदी में काटने का मतलब ऐसे पॉसिबल बने के काट देना, यहाँ मैथ में काटने का मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि मिल रहा है तभी ना काट रहा है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसका मतलब कि मिलती हैं।
हम मिलने को एक और नाम से भी जाना जाता है, संगत। संगत जनरली हम लोग सुनते हैं, ऐसा भी सुनने को मिलता है कि तुम फलनवा के संगत में मत रहो, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओ। ऐसी बोलती है मम्मी ना, है कि फलनिया के संगत में मत रहो, ठीक है। तो संगत का मतलब उसके साथ न मिलो, उसके साथ न रहो, तो मिलना का मतलब संगत ही होता है। तो बताओ, इसीलिए हम यहाँ पर संगत शब्द प्रयोग किए हैं, ठीक है। यानी संगत का मतलब मिलना, काटेगा तो मिलेगा ही, तो प्रतिच्छेद का मतलब होता है मिलना या काटना, ठीक है। उसको और एक शब्द में देखेंगे तो क्या होगा, संगत। और बताओ, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो समांतर होंगी, इसीलिए लिखवाए हैं क्या, असमांतर। कहाँ समांतर है, असमांतर है। अविरोधी, अविरोधी का मतलब ये हो गया, ठीक है। जब तुम किसी अपने दोस्त से मिल रहे हो तो बताओ उसके विरोधी हो, और विरोधी हो तभी ना मिल रहे हो। विरोधी का मतलब होता है क्या, कि उसके खिलाफ है। कभी ऐसा होता है जब दो सहेलियों में झगड़ा हो जाता है ना, तो देखते हैं वो बेंच पर बैठी है तो पक्का उस बेंच पर नहीं बैठेगी, दूसरे बेंच पर बैठेगी, ठीक है। कहती है कि वो सामने से आ रही है, इस रास्ता से ना बाएं से ना तो हो जाएगी दाएं। तो जब विरोधी होता है तब। तो यहाँ आप लोगों को लग रहा होना होगा कि तो विरोध कर रहा है। आप लोगों को चित्र देखने से, ये चित्र देखने से आप लोगों के दिमाग में ये भावना आ रहा होगा कि तो विरोध कर रहा है, लेकिन सर लिखवा है अविरोध। ये विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आता है कि जब काटेगा तो विरोध कर रहा है, नहीं, काट रहा है यानी मिल रहा है। मिल रहा है तो संगत में है, और संगत में तो कैसे विरोधी हुआ, विरोधी होता तो नहीं ना मिलता, यहाँ तो मिल रहा है, इसीलिए क्या लिखवाए हैं, और तो बताइए सभी शब्द क्लियर हुआ, सभी शब्द क्लियर हुआ। अलग अलग शब्द भले ही लग रहा है, लेकिन सबका अर्थ एक ही है, मिलना। सबका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो कब मिलेगा, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। जब a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के मान बराबर नहीं होंगे, तो समझिए कि उस समीकरण के यदि आप आलेख खींचिएगा, वो आलेख एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। यानी क्या होगा, अविरोधी होगा। यानी क्या होगा, असमांतर होगा। यानी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। इतना सब केवल इसी के लिए लागू हो रहा है। चलिए दूसरा आइए, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो उस समीकरण का आलेख एक दूसरे के समांतर होंगे। समांतर का मतलब मिलेगा, जब मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा, विरोधी ना होगा जी। विरोधी हुआ इसका मतलब उसके संगत में असंगत हुआ। देखो कहा दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, दोनों रेखाएं नहीं मिल रही हैं, अलग अलग है, यानी क्या है, विरोधी है, गुस्सा में है। तुम उधर से आ रहा है तो हम इधर से जाएंगे, ठीक है। देख लो, एक रेखा इधर से आ रहा है, एक रेखा इधर से जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, विरोधी है। विरोधी हुआ इसका मतलब कि असंगत हुआ। विरोधी हुआ, विरोधी का मतलब असंगत। कहाँ संगत में है, कहाँ संगत में है, संगत में कब होगा, जब मिलेगा। तो ये जितनी बातें लागू होती हैं कब, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा, तो समझिए कि इतना शर्त लागू होता है। अगर तीनों बराबर हो गया, अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 का मान तीनों बराबर आ गया, तो समझिए कि उस समीकरण के आलेख एक दूसरे पर आश्रित होंगे। देखो तो तुमको दो रेखा दिखाई दे रहा है, दोनों उसी पर है, एक के ऊपर एक। हम दो रेखा खींचे हैं, हम वहां पर दो रेखा खींचे हैं, लेकिन दोनों का आलेख एक ही पर आ रहा है, दोनों का आलेख। ऐसा सवाल मिलेगा कि हम जैसे एक आलेख खींच दिए, दूसरा भी अब इसी पर आ जाएगा, उसी को कहा जाता है एक दूसरे पर आश्रित रहना, एक दूसरे पर। जब कोई चीज एक दूसरे पर आश्रित होगा, इसका मतलब कि आश्रित है तो संगत है। अब एकदम उसी पर आश्रित है तो बिना मिले उससे काम होगा, तो संगत होगा ही होगा, तो संगत होगा। और उसी को संपाती कहा जाता है, संपाती। आप लोग रामायण देखे होंगे, जटायु का भाई कौन था। जटायु और संपाती को अगर दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो अपन नहीं पहचान पाइएगा कि कौन जटायु है कौन
क्योंकि दोनों हूबहू एक जैसे हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर दो रेखाएं खींची गई है, लेकिन आप देख कर नहीं बताइएगा कि दो अलग अलग रेखाएं हैं, लग रहा है कि दोनों एक ही रेखाएं हैं। उसी के लिए यहाँ पर संपाती शब्द का प्रयोग किया गया है। संपाती का मतलब है हूबहू उसी के, कोई अंतर ना हो, हूबहू उसी के जैसा, वही संपाती होता है। देखो हूबहू उसी के जैसा दोनों रेखाएं नहीं है, जितना बड़ा वो है उतना बड़ा ही है, ठीक है। जिधर जिधर तू जा रहा है उधर उधर वो भी जा रहा है, इसी को संपाती कहा जाता है। ये कब संभव होता है? जब A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, वो भी बराबर होगा C1 बटा। अगर तीनों मान आपस में बराबर होंगे तो समझिए उस समीकरण के आलेख एक दूसरे के क्या होते हैं? संपाती होते हैं। एक दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? संगत होते हैं। उस समीकरण का कितना हल होगा कोई बता सकता है? बताओ तो, इस समीकरण का कितना हल होगा? अनंत, अंततः अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। इसका कितना हल होगा? इसका कितना हल होगा? यानी केवल एक, यानी अद्वितीय। अगर हल के बारे में पूछेगा, ठीक है, तो हल में उत्तर देना है। आप काटने या न मिलने या समांतर के बारे में पूछेगा तो शर्त यही रहेगा, लेकिन शब्द हम वहाँ चेंज कर देते हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्ति जिस भाषा में क्वेश्चन पूछता है हम जवाब उसी भाषा में देते हैं। जैसे हम पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हम क्या चीज में पूछ रहे हैं? अरबी में। हाँ, तो जवाब किधर से आएगा? इंग्लिश में ना आएगा। तो जो अच्छा लड़का होगा कहेगा कि सर माय नेम इज विकास कुमार सिंह, कहेगा ना कि नहीं कहेगा? नहीं तो समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा क्या बोल रहे हैं, ऐसे कहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिस भाषा में क्वेश्चन कहे आपको उत्तर उसी शब्द में उसी भाषा में देना है। हल में पूछेगा तो हल में लिखेंगे, लेकिन शब्द कंडीशन यही होगा, कंडीशन यही तीनों होगा। अगर आलेख के बारे में जानकारी लेना चाहें तो ऐसा लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आप सवाल बनाएंगे तब तो समझ में आएगा। अब इन पर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, निम्न समीकरण के बारे में बताइए, निम्न समीकरण के बारे में बताइए। निम्न समीकरण के बारे में बताइए कि किसका, निम्न समीकरण के बारे में बताइए कि किसका अद्वितीय हल, किसका अद्वितीय हल या किसका कोई हल नहीं, या किसका कोई हल नहीं, और किसका अनंत हल होगा। किसका कोई हल नहीं और किसका अनंत हल होगा। किसका कोई हल नहीं और किसका अनंत हल। अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। वो तो हमारा पहले तो रूल था, एक नियम था, एक शर्त था जिसको हमने लिखवा दिया कि कब कैसा स्थिति होगा, तब कब समझना है कि अद्वितीय होगा, कब समझना है कोई हल नहीं होगा, कब समझना है अनंत हल होगा। और उसी का प्रयोग देख रहे हैं। देखो, एक हम यहाँ पर समीकरण देते हैं 2x + 3y = 4, ठीक है। 6x - 5y = 7, दो समीकरण हो गया, ठीक है। क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो आपको क्वेश्चन में दो समीकरण जरूर देगा, अकेला नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को बताया जा चुका है कि जितना चर
उतना समीकरण हो ना, तभी आप हल निकाल पाइएगा, नहीं तो हल नहीं निकाल पाएंगे। तो दो चर वाला हम रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, रैखिक समीकरण ही पढ़ रहे हैं, लेकिन दो चर वाला पढ़ रहे हैं। एक x का मान निकालना सीख रहे हैं, एक y का। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर है तो दो समीकरण दिया रहेगा आपको, क्वेश्चन में दो समीकरण दिया रहेगा। अब आपको जांच करके बतलाना है, अब आपको जांच करके बतलाना है कि किसका अनंत हल होगा, किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा। चलिए जांच करते हैं, कैसे जांच होगा, तो ध्यान से देखिए। इसका नाम हम देंगे समीकरण तीसरा, कौन सा, इसको ठीक है। अरे दो समीकरण है तो तीसरा आएगा जी, एक समीकरण पहला होगा, एक समीकरण दूसरा होगा। अब तीसरा भी कहे तो बहुत ऐसे स्थिति है कि हाँ ठीक है कर रहे हैं। तो ये आपका समीकरण पहला हुआ, ये आपका समीकरण दूसरा हुआ। अब इन दोनों समीकरण में से अब हमको छांटना है कि कौन a1 का मान होगा, कौन b1 का मान होगा, कौन a2 का मान होगा, कौन b2 का मान होगा, कौन c2 का मान होगा। तो देखो समीकरण 1 है तो उसमें पूरा मान 1 वाला होगा, और समीकरण 2 है तो उसमें पूरा मान 2 वाला होगा। तो आप लोगों को हम बताए होंगे कि x का जो गुणांक होता है, दो चर में जो x का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो y का गुणांक होता है वो b का मान होता है, जो कांस्टेंट मान होता है वो c का मान होता है। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र यही होता है। देखो ठीक है, चाहे हम ऐसे लिख लें प्लस c बराबर, तो देखो तो x के पहले क्या है, y के पहले है अचर पद, इसका मतलब x के पहले जो है a का मान है, y के पहले जो है b का मान है, अचर पद जो है c का मान है। तो चूंकि भाई यहाँ पर दो दो समीकरण है तो एक में 1 लगाना होगा, एक में 2 लगाना होगा। नहीं तो देखो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। देखो a का मान है, b का मान है, c का मान है। तो बताओ a b c, हम कहेंगे कि a का मान, तो कोई कहेगा कुछ 2, कोई कहेगा ना कुछ 6। तो उसी से बचने के लिए 1 वाले में 1 लगा दो, 2 वाले में 2 लगा दो। नहीं समझ में आया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र लिखवाए है ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र यही होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, यानी कि दुनिया में कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उसका रूप इससे बड़ा, सबसे बड़ा रूप है, अब उससे बड़ा रूप नहीं। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a1 का मान है तो लिखेंगे a1 बराबर, देखो ये b1 का मान है तो b1 बराबर, देखो ये c1 का मान है, c1 बराबर। किसी को दिक्कत है, कठिनाई है, समस्या है, परेशानी है, नहीं है? अब बताओ a2 का मान और b2 का मान -5, c2 का मान 7। इसमें माइनस माइनस इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि पूरा चिन्ह प्लस में था। तुम लोगों को तो लगा कि वही लिखेंगे सर, इसमें भी नहीं, जब माइनस होगा तो माइनस देना है, प्लस नहीं। ठीक है, प्लस नहीं। जिसके पास पैसा ज्यादा हो तो अपना पैसा दिखाता दिखाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है कहता है हमारे पास पैसा, बेचारा माइनस के पास पैसा कहाँ है तो दिखाएगा नहीं कि हमारे पास पैसा है, और सब प्लस में तो अपना पैसा दिखाएगा कि लुका के रखेगा, लुका के ना रखेगा पैसा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मतलब कि धनी व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, यानी जो तेज व्यक्ति होता है अपने गुणों को क्या करता है, कहता नहीं है, तो समय आने पर खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहचान पता चल जाएगा कौन तेज है कौन होता है। हम यहाँ नदिया लेके कहेंगे हम तेज हैं, हम तेज हैं, अगर सर्टिफिकेट नीतीश कुमार दे देंगे लो तुम पास आ गए, परीक्षा ना देना होगा जी। तो लेकिन जो माइनस में है उसका चिन्ह लिखेंगे, लेकिन जो प्लस में है उसका चिन्ह नहीं लिखेंगे। ठीक है ना जी? हाँ, थोड़ा तगा बीच में, अच्छा दूरा हाँ, एक मास्क लगा कर रखो, तबीयत खराब होगा, सर्दी बुखार, हाँ मास्क लगा कर रखो। अभी डेल्टा प्लस चल दिया है बम्बई से, कोरोना से 8 गुना तेज, कोरोना 2.5 गुना तेज फैल रहा था ना, ये 8 गुना तेजी से फैल रहा है।
जिसका उम्र 14 साल से कम है, यानी आप लोगों का सबकी, जिनका उम्र 14 साल से कम है उन्हीं के लिए ज्यादा खतरा है, यानी बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग मास्क पहन कर आइए। आप लोग छोटे बच्चे नहीं कि रोज हम कहेंगे मास्क लगा के और मास्क लगा के आप लोग आइए, ठीक है। और स्कूल न खोलने का यही रीजन है क्योंकि सरकार जान रहा है कि आदमी तो समझ ही नहीं रहा है, ये सब ऐसा ही बहाना है, ठीक है। इसीलिए कहा नहीं, भले हम उस साल क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई बंद रखेंगे लेकिन बच्चों को बचाएंगे। कम से कम सरकार सुविधा दिया है तो उसको पालन कीजिए, मास्क पहन के आइए, ये आप ही लोगों के लिए है, ठीक है। इसमें कोई नहीं जान रहा है कि कौन प्रभावित है कौन प्रभावित नहीं है। तो गिरिराज पर थोड़ा लिख दे रहे कि कोरोना, तो पहले आदमी को डर जाएगा, तो वायरस है, वायरस दिखाई नहीं, इसलिए आप लोग पहनिए, ठीक है। हमको भी लग रहा है कि दिक्कत होगा, ठीक है। उसी में 5 मिनट निकाल दीजिए, फिर लगा लीजिए, लगा लीजिए, पतला सा कपड़ा का सिलवा लीजिए, सूती में, तो कितना सुंदर लग रहा है, देखने में सुंदर भी लग रहा है ना जी। कोई चेहरा भी अब नहीं देखेगा, ठीक है। आज चेहरा हमारा धूल डस्ट से क्या होगा, बचेगा भी। ऐसे भी हम लोग धूल करता उठता है कैसे करते, मास्क पहने रहो, कोई वायरस नहीं जाएगा, कोई धूल करता नहीं जाएगा, अब तुम्हारा चेहरा भी क्या होगा, सुरक्षित। कम से कम मुंह ढक कर रहेंगे, मुंह हमारा घूमना होगा, क्योंकि धूप में मेलानिन क्या होता है, ज्यादा स्रावित होता है। धूप में मेलानिन ज्यादा निकलता है, मेलानिन ही हमारे त्वचा के रंग को गोरा काला बनाता है। ज्यादा मेलानिन निकलेगा त्वचा काला हो जाएगा, कम मेलानिन निकलेगा तो मेलानिन पहले से तोड़ गया, मेलानिन इसको भी नहीं होगा, धूप होगा वो बेचारा निकलेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो ये है, इसको अगर धूप में खड़ा करा तो देखो 5 मिनट बाद इसका त्वचा कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कारण ये दिन भर कहाँ रहती है, घर में रहती है, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसे लड़कियां हैं जिनको घर के बाहर का भी काम करना पड़ता है, उनके त्वचा में, जो घर में रह रहे उनके त्वचा में क्या होगा, अंतर आ ही जाएगा। जनरली देखते हैं कि जब आप लोगों का पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाता है, अब घर में ही रहती है, ठीक है, शादी से पहले तक तो देखते हैं आप लोगों के चेहरा में क्या हो जाता है, एक अलग से निखार आ जाता है, आपका त्वचा थोड़ा सा क्या हो जाता है, गोरा होने लगता है, नहीं होता है। धूप में आने जाने पढ़ने से क्या होता है, मेलानिन निकलेगा वो काला होते रहेगा। तो चलिए मैं से बायोलॉजी में आ गया, इधर आइए। ये आपका 2 समीकरण हो गया, पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो कौन A1 का मान, कौन B1 का मान, कौन C1 का मान समझ में आ गया ना। समीकरण 1 है तो समझो पूरा 1 वाला मान है, और समीकरण 2 है तो समझो पूरा 2 वाला मान है। पहचानने का तरीका क्या है कि x के पहले जो होगा वो a का मान होगा, y के पहले जो होगा b का मान होगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, 6 + 4y - 3x, ठीक है। बताओ a का मान कौन होगा, 6, b का मान 4, और c का मान -3। सुंदर से गलती, क्यों सुंदर गलती, क्योंकि इस लड़की ने ये चीज समझा है कि जो पहले भेटाएगा ए, और जो बाद में भेटाएगा बी, और जो सबसे अंतिम में भेटाएगा सी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमारी बातों को सुनती नहीं है, केवल बस हमको देखती हैं, आप बोर्ड को देखती हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं उसको सुनती। आज जो लड़की हमारी बात को सुनी होगी ध्यान से, वो कभी भी नहीं कहेगी कि सर ये बराबर क्या होगा, क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर। तो इसीलिए हम गलत नहीं करते, तुम लोगों को लगता है कि सर गलत बता रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो हमारी बातों को सुनो, क्योंकि हम हमारे मुंह से जो निकला हुआ एक जो शब्द है आपके लिए वो जरूरी है, ठीक है। हमारे मुंह से निकला हुआ जितना भी जो शब्द है वो आपके लिए जरूरी है, ना कि हम कैसे हैं, क्या पहने हैं वो जरूरी। आप बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग यही धोखा खा जाते हैं, हम क्या बोल रहे हैं वो तुम लोग नहीं सुनती हो, बोर्ड पर क्या लिखा जा रहा है उसको ध्यान में देती हो।
इसीलिए तुम्हारा गलत हुआ है। बोलो गलत बोले हैं? हाँ? नहीं। तो वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो x का जो गुणांक होगा, x का जो पहले जो अंक गुणा होगा वही a का मान होगा, y के पहले जो होगा वो b का मान होगा, और जो अचर पद होगा उसी का मान होगा। हाँ, अब ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन तुमको क्या मिले, एकदम सजा के सुंदर मिले, ये जरूरी नहीं है। अपने से सजाना पड़ता है, अपने से सजाना पड़ता है। सजा के मिलेगा रेडीमेड तो और बढ़िया है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा, तुमने ऐसे याद किया कि ये ए है, बी है, सी है, लेकिन हमने कहा कि x का जो गुणांक है वही a है, y का जो गुणांक है वही b है, और जो अचर पद है वही c है। तो देखो a1 हुआ, b1 हुआ, c1 हुआ, ये तुम्हारा a2 हुआ, b2 हुआ, c2 हुआ। अब ऐसा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाए। अब a1 b1 c1 में दिक्कत नहीं ना होगा। कितना हो समीकरण घुमा के दे दे, कितना हो घुमा के दे, इधर उधर दे, उससे घबराना। बस तुमको मेन याद रखना है कि x के पहले कौन है, y के पहले कौन है अचर पद। चलिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे अपने मन से, अपने मन से a1 बटा a1 बटा a1 बटा a2 निकालेंगे, यानी a1 बटा हम a2 का मान निकालेंगे। बोलो a1 का मान देखो बटा में a2 का मान बटेगा, है ना? नहीं, 2 से एक बार में 2 से 1 बटा। चलो अब हम यहाँ पर निकालेंगे b1 बटा, चलो b1 का मान और b2 का मान, माइनस बेचारा कभी नीचे नहीं रहेगा। और गरीब व्यक्ति है तो उसको क्या करेंगे, लाते मुक्का से दबाएंगे जी, कहेंगे अच्छा आ जाओ ऊपर। इसको भी कहाँ ला देंगे, -3 बटा में। माइनस के साथ यही समस्या है, समझौता है। बेचारा माइनस है, गरीब है, उसको थोड़ा सा क्या दे दो, आश्रय दे दो, ऊपर बुला लो, राजा वाले तुम भी ऊपर आ जाओ। इसको हम ऊपर बुला दिए, हो गया। अगर ये दोनों मान बराबर होगा, अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान देखो बराबर है, 1/3 है, -3 बटा बराबर है। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं रहेगा तो c1 बटा c2 का मान नहीं निकालेंगे। अगर a1 बटा a2 का मान आए, अगर b1 बटा b2 का मान बराबर न आए तो c1 बटा c2 नहीं निकालना है। आए अगर ये बराबर होंगे तभी तुमको c1 बटा c2 क्या करना है, निकालना है। क्यों c1 बटा c2 इसलिए निकालना है कि हो सकता है c1 बटा c2 बराबर आ भी जाए, हो सकता है c1 बटा c2 बराबर, तो वहाँ दो शर्त और भी है ना, लेकिन इसके लिए तो शर्त एक पूरा हो गया कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो समीकरण का क्या होगा, यानी कि तुम इस कह देंगे कि इस क्वेश्चन को तुम बनाओ तो तुम बना सकते हो, x y का मान आएगा। अगर तुम बनाओगी ना विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, तो इसका x y का मान आएगा, निकलेगा, x का भी मान आएगा, y का भी मान आएगा। वही कहता है अद्वितीय अर्थ। यानी इस नियम से तुम पहले ही जान जाओगे कि किस समीकरण का हल निकलेगा, किसका हल नहीं निकलेगा। यह शर्त उसी के लिए बनाया गया है कि तुम पहले ही जान जाओगे कि इस समीकरण का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो कहेंगे हम मेहनत नहीं करेंगे, अपना मेहनत बचा के रखेंगे, अगर निकलेगा तो निकालेंगे। तो देखो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो c1 बटा c2 का मान निकालना। कब निकालना है, जब दोनों बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b1 होगा। हम क्या लिखे हैं, देखो तो अभी ना बोल रहे हैं, ध्यान दो, अभी ना बोल रहे हैं। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा, तो बोलो इसमें कौन सा हिंदी लिखेंगे, अतः इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। बस, अतः इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। उतार लो। अतः
अतः इस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब ये कि तुम इस समीकरण को हल कर सकती हो, तुम लोग इस समीकरण को हल कर सकती हो। चारों में से किसी विधि से बनाओगी तो इसका आंसर आएगा। यही बात बताता है यदि अद्वितीय हल है, यही बतलाता है कि तुम इसका हल निकाल सकते हो। हल निकलेगा, x और y का मान आएगा। यही जांचने का तरीका है। समझ में आया? पहला नियम क्या कह रहा था, यही बात बता रहा था। मिटाते हैं। हाँ? देखो एग्जाम्पल लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। 6x प्लस 8y बराबर 12। ये दो समीकरण हो गया, ठीक है। अब इसमें भी आप लोगों को जांच करना है कि इसका अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, किसका अनंत हल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान निकालेंगे। बताइए a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर 10, a2 बराबर 6, b2 बराबर 8, c2 बराबर। अब यहाँ पर हम मान निकालेंगे a1 बटा a2 का। बताइए a1 बटा a2 का मान क्या होगा? a1 का मान 3, a2 का मान, a1 के जगह पर 3, a2 के जगह पर 3 एकम 3, 3 गुनी के यानी 1 बटा। अब हम किसका मान निकालेंगे? b1 बटा, चलिए b1 का मान देखिए, b2 का मान 4 एकम 4, 4 दूनी के 1 बटा। देखिए यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी 1 बटा 2, यहाँ भी। यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है कि नहीं है? तो बताओ यहाँ c1 बटा c2 निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। बराबर नहीं होगा तो नहीं निकालना है, बराबर आ गया तो c1 बटा c2 भी निकालना है। तो चलो c1 बटा c2 निकालते हैं। c1 का मान 10, c2 का मान 12, 5 बटा। क्या देख रहे हैं बोलो? क्या देख रहे हैं कि a1 बटा बराबर है b1 बटा, लेकिन ये कहाँ बराबर है c1 बटा c2? देखो तो, देख लो, a1 बटा a2 भी 1 बटा 2 आया है, अब b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 आया है। तो हम नहीं कहेंगे कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन ये कहाँ बराबर है c1 बटा c2 के? है बराबर? नहीं बराबर है। तो कौन सा नियम का पालन कर रहा है? इसका मतलब तुम बनाओ इस समीकरण को हल नहीं कर सकती, हल नहीं कर सकती। ना x का मान निकलेगा ना y का। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जल्दी से उतार लो, कोई हल नहीं होगा। यही इस सूत्र का फायदा है कि तुम पहले ही जान जाओगे कि इसका हल निकलेगा, किसका हल
नहीं निकलेगा। ठीक है, इस समीकरण का तुम हल नहीं निकाल सकते हो। विश्व का कोई ऐसा वैज्ञानिक, कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इसका मान निकाल सके। मान निकलेगा ही नहीं। अभी तुम विलोपन विधि से बनाने का प्रयास करो, देखो क्या होगा। 3x प्लस 4y बराबर 10 और 6x प्लस 8y बराबर 12। बोलो किसको घटाएं? 8 से गुणा करेंगे, इसमें अतिरिक्त के और चौ के बराबर 4 छका प्लस 8 के बराबर 48। चिन्ह बदलेगा, दोनों किसका मान निकाली? तो यही यह नियम बतलाता है, इसका तुम हल नहीं निकाल सकती हो। कोई हल नहीं निकलेगा। हल तब न निकलेगा जब कोई चर बचेगा। बेचारा 100 कट जा रहा है, वायु कट जा रहा है, और निश्चित ही कटेगा। वो बराबर हर हाल में दोनों हो जाएगा। आता है उसको समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है? जी सर। आशा है कि अब जो हम सवाल देंगे उसको तुम लोग खुद बना लोगी। दे रहे हैं, बनाओ, बताओ कि इसका क्या हल होगा। ये जो दो समीकरण दिया गया है, आप लोगों को जांच करके बतलाना है कि इसका हल क्या होगा, कितना होगा। अनंत होगा। क्यों? कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। सही है। देखो जी, अब कोई ताकिएगा कि सर यहाँ कुछ नहीं है। एक है जी, यहाँ क्या है? यहाँ 3 3 माइनस। अब A1/A2 निकालो, 1/, B1/B2 निकालो, 1/, C1/C2 निकालो, -1/। ये दोनों कट गया, आ गया तीनों बराबर। अतः इस समीकरण का अनंत हल होगा। अनंत हल अनंत हल। इसीलिए तीनों सूत्र बनाया गया है ना, कि तुम पहले ही जान जाओगे कि किसका अनंत हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, किसका अद्वितीय हल होगा। बोलो ब्यूटी, कुछ पूछ रही थी, मन में कुछ नहीं आया? देखो हमारे मन में ख्याल आ गया कि सर आप कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, वो तो बात हम लोग को समझ में आ गया, लेकिन अनंत हल कैसे होगा, ऐसा विचार नहीं आया है? हाँ? देखो अनंत हल कैसे होगा।
x प्लस वाई बराबर -3 और 3x प्लस 3y बराबर -। अगर हम इस समीकरण को हल करें तो देखो क्या होगा। इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 में x से गुणा होगा और 3 में y से गुणा, 3 में -1 से, 1 में 3 से, 1 में 3 से, 1 में -3 से। देखो माइनस माइनस ये क्या हो गया, देखो तो 0 बराबर। जब दोनों तरफ 0 0 आ जाए, इसमें दोनों तरफ 0 नहीं आ रहा था, अगर इसमें दोनों तरफ 0 0 बराबर बराबर आ जाए तो समझो कि इस समीकरण का कितना हल होगा, अनंत हल होगा। यानी कि x का जितना मान रखेंगे उतना ही y का भी मान मिलेगा। अगर हम x का मान जितना रखेंगे उतना किसका मान मिलेगा, y का मान मिलेगा। कोई हल नहीं में क्या था कि एक तरफ क्या होगा 0 आएगा और एक तरफ दूसरा मान आएगा। यानी LHS RHS जब बराबर नहीं होगा तो समझो कि कोई हल नहीं होगा, आज जब दोनों बराबर आ जाएगा तो समझो उसका कितना हल होगा, अनंत हल। कितना हल होगा, अनंत। अभी भी तुम लोग को समझ में नहीं आया कि अनंत हल कैसे होगा, ध्यान दो। बताओ x का मान y का मान, तो ऐसा मान बताओ जिसको रखने से -1 आ जाए। हो सकता है -5 और 4। अगर हम x का मान -5 रखे, y का मान 4 रखे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक यही मान इसमें रखो, देखो -3 भी आएगा। देखो यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, माइनस, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, बताओ। इसका मतलब कि x का मान -5, y का मान पता है। अब कोई कहेगा कि ना सर हम x का मान -2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, ये भी सही है। देखो -1 आया कि नहीं आया, ई मान इसमें रखे, देखो देखो -3 आ जाएगा। ध्यान दो क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत हल होगा। तुम जितना x का मान रखते जाओ उतना y का मान मिलते जाएगा। आज जबकि ऐसा अद्वितीय हल में दूसरा मान रखेंगे तो हल होगा ही नहीं, बराबर नहीं है। इसमें क्या है कि कोई भी मान रखो, सोच के कोई भी मान रखो, जो मान हम इसमें रखेंगे और वही मान इसमें भी रखेंगे तो बराबर आएगा। वही तो हमारा समीकरण का हल होता है। तो बताओ कोई एक मान फिक्स है कि ऐसा बहुत सारा मान होगा, बताओ ऐसा बहुत सारा मान होगा कि नहीं होगा, होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इसका कितना हल होगा, अनंत। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, चलो बायोलॉजी में कहाँ चलेंगे, बायोलॉजी में हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ लिए थे, पढ़ लिया था ना जी। ठीक है, अलैंगिक जनन हो गया था। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन
तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पुष्पीय पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पीय पौधों, फ्लावर प्लांट, ठीक है। जनरली जो पौधे होते हैं, अधिकतर पौधे पुष्प लेते हैं ना जी, लगभग लगभग यही लगता है। बहुत कम ही ऐसे पौधे हैं जिनमें पुष्प नहीं आता है। नहीं तो जो भी पौधा होगा लगभग उसमें फूल आता है, छोटा बड़ा, ठीक है। फूल आता है कि नहीं आता है? आता है। जामुन हो, आम हो, नीम हो, ठीक है, गुलाब हो, अड़हुल हो। जामुन में नहीं, आम में नहीं कि मोजर आया हुआ है, उजला उजला दिखाई देता है, मोजर कहते हैं उसको, ठीक है। शुरू में फूल ही आते हैं, फूल ही से तो फल बनता है, फूल से ही फल। पहले देखिएगा आप लोग लौका, करेली, नेनुआ लगाइएगा तो पहले उसमें फूल निकलेगा और वही फूल धीरे धीरे फल में। देखिएगा कि एक लौका का फूल है तो 2-4-10 दिन के बाद देखिएगा और फूल पूर्ण रूप से नहीं रहता है और उसमें थोड़ा सा मांसल रचना आने लगता है और फूल उसके पीछे वाले हिस्से में आ जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे फूल उससे क्या हो जाता है, तो फूल से ही अधिकतर क्या बनते हैं, फल बनते हैं, ठीक है। तो पुष्पीय पौधों में कौन सा जन्म होगा, लैंगिक जन्म होगा। और लैंगिक जन्म में हम लोग पढ़ लिए हैं कि उसमें एक नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। यानी कि एक नर से कोई चीज निकलेगा, एक मादा के शरीर से कोई चीज आएगा। और जो नर के शरीर से आएगा उसी को युग्मक बोला जाता है और जो मादा के शरीर से आएगा उसको मादा युग्मक बोला जाता है। लेकिन जब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, युग्मनज या जाइगोट कहा जाता है। युग्मनज, जब युग्मक मिलते हैं अलग अलग है तो युग्मक है, उसको गैमीट कहा जाता है। युग्मक या उसको गैमीट कहा जाता है। और जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, युग्मक जाइगोट हो जाता है, ठीक है। यानी एक नर युग्मक होता है, क्या होता है, नर युग्मक, और क्या होता है, मादा युग्मक। युग्मक को हम क्या कहते हैं, गैमीट, गैमीट कहते हैं, ठीक है जी। यह युग्मक आगे चल करके जब ये दोनों युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो जानते हैं क्या बनता है, युग्मनज। क्या बनता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। यही युग्मनज कुछ दिनों के बाद में जब बड़ा हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण। इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण, जो हमारे गर्भ में होता है। यही भ्रूण, ठीक है। यानी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो भ्रूण, जब तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकला है तब तक उसको क्या बोला जाता है, भ्रूण बोला जाता है, ठीक है। आप लोग कहीं देखे होंगे लिखा हुआ रहता है यहाँ पर भ्रूण का लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है, अल्ट्रासाउंड करवाने जाइए। वो लिखा हुआ रहता है, बस लिखने के लिए है लेकिन करता है, वो केवल लिख हुआ देता है लेकिन काम सब वही करता है, ठीक है भाई। ऊपर से उसका आदेश है कि अल्ट्रासाउंड जो ऐसा, मतलब कि वैज्ञानिकों ने जो अल्ट्रासाउंड मशीन बनाया, ठीक है, उस मशीन का मेन मकसद यही था बनाने का कि पेट के अंदर अगर आदमी का कोई गड़बड़ी हो जाए, यहाँ कट गया, हमारी आंख देख रहा है, ठीक है, यानी आंख के नीचे अगर कहीं कट जाए हाथ पैर में तो हमारा आंख देख रहा है, आप पेट के अंदर कैमरा थोड़े लगा है, ठीक है। अपन से नक्शा देखे ना, पीठा एकदम चूहू चूहू गड़ता और चूहू चूहू गड़ता, अब होकर दवाई वैज्ञानिक बनोगे नहीं, चूहू चूहू गड़ला के काम, ठीक है। गैस बना रहा है, फूल रहा है, तब क्या कहते हैं, ठीक है जाइए अल्ट्रासाउंड करा के लाइए। जब हम जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने तो वहां पर लिखा हुआ रहता है काउंटर के पास ही, और ऊपर बड़े अक्षरों में कि हमारे यहाँ भ्रूण का लिंग जांच करवाना कानूनन अपराध है, जो ऐसा करेगा उसे 500 रुपया जुर्माना, ऐसा करना दंडनीय अपराध है, ठीक है, लिख दिया है, ठीक है। कोई आएगा पुलिस थाना, कहेगा कि हाँ देखो तो लिखे हुए, ठीक है, ये नहीं करता होगा, लेकिन हम जाके कहते हैं, ठीक है, वो कहता है फिर हम बताएंगे नहीं, लो ना 500 रुपया बता दे, धीरे से करेगा, धीरे से हाँ लड़की फिर से करेगा
लड़का है, वो जान जाता है, ठीक है, माँ के गर्भ में जब अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है, तो जान जाता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसको भ्रूण कहा जाता है। तभी तो वहां लिखा हुआ है कि भ्रूण का लिंग जांच करवाना। लिंग का मतलब कि कौन सा सेक्स है, मेल है कि फीमेल है, वो जान जाएगा, लेकिन आपको बतलाएगा नहीं, कहेगा हाँ जाइए सब कुछ सही है, पेट में पानी सही है, बच्चा सही अवस्था में है, सीधा है, खा रहा है, पी रहा है, खेल रहा है, सब। क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा, तो वो भी कभी कर देते हैं, हाथ पैर इधर उधर क्या करता है, चलाता है ना। जब उसके अंदर क्या होता है, जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, हाथ पैर बन जाते हैं, तब जाकर के उसमें थोड़ा सा क्या होता है, गति आने लगता है, तो उसी के लिए जांच करवाया जाता है। हमारा अल्ट्रासाउंड मशीन बनाया गया रोगों की जांच करने के लिए कि पेट में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, घाव नहीं है, कोई चिनका नहीं हुआ है, पथरी नहीं है, अल्ट्रासाउंड से ना पता होता है, उस लिए बनाया गया। और उसका हम लोग फायदा उठाने लगे अब लिंग जांच करने में। बहुत सारे ऐसे देखा जाता है केस, ठीक है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, ठीक है, जब उनको पता चल जाता है कि हमारे पेट में क्या है, लड़की है, ठीक है, उनको क्या करती है, दवा के माध्यम से या और भी नियम है उसके माध्यम से बच्चे को क्या करती है, मार देती है, ठीक है, उस समय मार देती है, एक बच्चे को ही पेट में मार देती है, इसी को कहा जाता है भ्रूण हत्या। आपने पेट में बच्चे को मारा, यानी भ्रूण को आपने गर्भ में ही मार दिया, तो भ्रूण का आपने हत्या कर दिया, भ्रूण का आपने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब वही जब बच्चा बाहर होता है, जब एक चपड़ मारिए ना, मार कर होता है ना, मुंह लगता है, आपने दवा खा के मार लेती है, मुंह नहीं लगता, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आप देख नहीं रही है, आप देख नहीं रही, आपने एक बच्चे को आपने देखा नहीं, लेकिन आपने एक बच्चे को गर्भ में ही मार दिया। ऐसा बहुत सारा घटना होने लगा, तो अब जाकर सरकार ने क्या किया, इस पर रोक लगा दिया, तुम लोग किसी भी हाल में करना, अगर तुम करते पकड़े गए तो तुम्हारा लाइसेंस क्या हो जाएगा, रद्द, बंद कर देगा। इसीलिए उसको बताता नहीं, बहुत काफी नजदीकी आदमी जब अपना होता है तब जाकर के क्या करता है, नहीं तो बताएगा, नहीं तो जान जाता है, लेकिन बताएगा नहीं। तो वही भ्रूण है, जब नर युग्मक मादा युग्मक जब दोनों मिल गए तो युग्मनज बन जाता है। अलग अलग है तो युग्मक कहलाएंगे, गैमीट कहलाएंगे, लेकिन जब एक में मिल जाएंगे तो जाइगोट कहलाएंगे। और जब वही दोनों थोड़ा सा कुछ देर के बाद मिला और उसके कुछ देर बाद ही क्या हो जाता है, और धीरे धीरे भ्रूण बन जाता है, धीरे धीरे उसका विकास होने लगेगा। तो आइए पुष्पीय पौधों, इसके लिए हमको एक छोटा सा फिगर बनाना होगा। आप लोग भी क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं।
वर्टिकल ऊपर और वर्टिकल ना होता है वर्टिकल बीच वाला वर्टिकल। हमने एक पुष्प का आपको फिगर बना करके उसे सभी अंगों को क्या किया है, दर्शाया है। ये तीनों आप जो देख रहे हैं ये तीनों क्या है, स्त्री केसर कहा जाता है। इन तीनों को क्या कहा जाता है, स्त्री केसर, या इनको जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये मादा जनन है। पुष्प के कौन से हैं, मादा जनन। ठीक है। ये जो आप तीनों देख रहे हैं पराग कोश और ये तुम्हारा जो तंतु है ये क्या है, पुन केसर है। क्या है, पुन केसर ऐसे रहता है समझना। ये नर जनन अंग है, नर जनन अंग। ये जो छोटे छोटे ये जो दाने हैं, इन छोटे छोटे दानों को क्या कहा जाता है, पराग कण। क्या कहा जाता है, पराग कण। ये जो छोटे छोटे दाने आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा जो रचना है यह कहलाता है केवल क्या, पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर क्या भरे होते हैं, पराग कण। चलिए आइए अब इनके समझ जाए कामों को। ध्यान दो जी, जब तुम किसी को गुलाब का फूल ऐसे फेंट देती हो तो उसका जानती हो कौन सा हिस्सा तुम पकड़ती हो, वृंत पकड़ के देती हो, जो एक पतला सा उसमें डंठल होता है। ठीक है, एकदम पूरा ऊपर से जो होता है केवल फूल ही नहीं, देखो थोड़ा सा नीचे से उसका डांटी भी उसमें क्या होता है, लगा रहता है। तो जो तुमको जो डंठल दिखाई देता है, जो पतला जो डंठल होता है जिसके ऊपर तुम्हारा फूल खिला होता है, ठीक है, वह जो तुम्हारा शाखा होता है, जिस शाखा से जुड़ा होता है तुम्हारा फूल, उस शाखा को क्या कहा जाता है, वृंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृंत कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। किसी फूल का कोई ना कोई फूल होगा तो किसी ब्रांच में ही खिलेगा, कोई उसका एक शाखा होगा
चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, लचीला हो, मुलायम हो, कोई एक पतला तो होगा ही होगा, उसी में तुम्हारा फूल खिला हुआ रहेगा। जो पतला तुम डंठल होता है, जिस पर तुम्हारा फूल क्या होता है, लगा होता है, वो जो तुम्हारा पतला जो डंठल होता है उसको क्या कहा जाता है, वृंत कहा जाता है। यही वृंत है। इस वृंत के ठीक ठीक ऊपर जो होता है, ठीक ऊपर जो होता है कि कुछ क्या होता है, गोल चौकोर गोल रचना तुमको दिखाई देगा ठीक वृंत के आगे वाले हिस्से पर। यह जो हिस्सा होता है, ठीक है, यह पुष्पासन होता है, जिस पर पुष्प आके आसन ग्रहण करता है, जिस पर पुष्प आकर आपका आसन ग्रहण करता है। आपका पूरा पुष्प इसी पर देखो टिका हुआ है, ये आपका पूरा पुष्प है, देखो इसी पर आसन ग्रहण किए हुआ है, ठीक है। जैसे सिंहासन यानी सिंहों का आसन, ठीक है। तो हमारा पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, हिंदी जाती हो क्लास, तो पुष्पासन का संधि विच्छेद क्या होगा, पुष्पदान। पुष्प माने फूल, आसन माने आसन, स्थान ग्रहण करना, बैठना। ये पुष्पासन है। ठीक वृंत के ऊपर वाले हिस्से पर तुमको थोड़ा सा गोल रचना दिखाई देगा। हाँ, कोई भी पुष्प होगा तो थोड़ा सा गोल रचना यहाँ पर तुमको दिखाई देगा। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। यह जो पुष्पासन होता है, पुष्प को आसन देता है, इसी पर तुम्हारा पुष्प क्या होता है, टिका हुआ रहता है, उसी पर बैठा हुआ रहता है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और पुष्पासन के ठीक ऊपर, पुष्पासन के ठीक ऊपर देखो दिखाई दे रहा है ऐसे, ऐसे समझो कि एक लोटा की तरह आकृति नहीं दिखाई दे रहा है, गोल। यह जो गोल जो रचना देख रहे हैं, इस गोल रचना को अंडाशय कहा जाता है, क्योंकि अंडाणु इसी में होते हैं, अंडाणु इसी में होते हैं, ठीक है। इसी अंडाशय, अंडाशय माने अंडा का आशय, अंडा का आशय, जहाँ अंडा का आशय हो, निवास हो, जहाँ अंडा रहता हो, उसी को कहा जाता है अंडाशय, ठीक है। तो पुष्प के जो अंडाणु होते हैं इसी आशय में, इसी स्थान पर रहते हैं, इसलिए गोल स्थान को क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। और इस गोल अंडाशय से देखो एक पतला सा डंडी दिखाई दे रहा है, ये जो पतला नली जैसा रचना दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। क्या कहता है, वर्तिका कहा जाता है, ठीक है। अब ऊपर देखो कुछ रचना दिखाई दे रहा है गोल, इसको कहा जाता है वर्तिकार। क्या कहा जाता है, वर्तिकार। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों पुष्प के क्या होते हैं, मादा जननम होते हैं। इसी को स्त्री केसर कहा जाता है, या स्त्री को जयांग कहा जाता है। कोई पूछ देगा कि पुष्प के जयांग भाग कौन कौन है, तो बतलाना होगा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पूछ देगा पुष्प का स्त्री केसर भाग कौन कौन सा है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। समझ में आ गया, ये तीनों मादा जननम, ठीक है। यानी कि मादा शरीर में जैसे काम होता है, वैसे पुष्प के भी मादा जननम होते हैं, तभी तो यहाँ लैंगिक जनन हो रहा है। क्योंकि यह अकेला क्या कर सकता है, अकेला संतान पैदा, यानी एक अकेला पुष्प अकेला नया पुष्प नहीं बना सकता है, इसमें दोनों अंग होते हैं, नर जनन अंग भी होता है, मादा जनन अंग भी होता है। समझ में आ रहा है। अब देखो इस अंडाशय से, देखो इस अंडाशय के आसपास में देखो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, कुछ लंबा लंबा तंतु दिखाई दे रहा है, जिसको फिलामेंट कहा जाता है। इस पतले तंतु के आगे वाले हिस्से पर जो गोल रचना बना हुआ है, ये जो गोल रचना तुमको दिखाई दे रहा है, उस रचना को क्या कहते हैं, पराग कोश। क्योंकि पराग कोश, ठीक है, पराग कोश में क्या होता है, पराग कण भरे होते हैं। ये पराग कोश के अंदर छोटे छोटे देखो पराग कण है, छोटे छोटे पराग कण है, ठीक है। आइए जो पतला जो दिखाई दे रहा है धागा के समान रचना, ये तुम्हारा क्या है, तो किसी पुष्प में जो तुम्हारे पराग कोश यानी कि जो तुम्हारे पुंकेसर जो होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं। आज जो केवल बीच में, जो केवल सिंगल बीच में होगा, तो समझो कि वही तुम्हारा क्या है, स्त्री केसर है। और बाकी उसके चारों तरफ जितने भी पुष्प में तुमको ऐसे ऐसे दिखाई दे ना, समझ लो कौन सा भाग है, वो पुंकेसर भाग है। किसी पुष्प में पुंकेसर भाग ज्यादा होता है, लेकिन स्त्री केसर केवल क्या होगा, एक सबसे बीच में जो सेंटर में होगा, समझ लेना कि वही तुम्हारा क्या है, स्त्री केसर है। अगर कोई पुष्प तोड़ के लाओगी उसे तुमको दिखाया जा सकता है कि जो सबसे सेंटर में होगा वही स्त्री केसर है, और बाकी जो पतले पतले तंतु निकले हुए क्या है,
पूर्ण केसर। पूर्ण केसर का आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको पराग कोश कहा जाता है। पराग कोश के अंदर क्या भरे होते हैं? पराग कण भरे होते हैं। ठीक है, यही पराग कण, यही पराग कण अगर निकल करके किसी कारणवश अगर वर्तिकाग्र में आकर पहुंच जाते हैं तो समझो कि क्या हो गया? परागण हो गया। इसमें तुम लोगों को पढ़ना है परागण और निषेचन में क्या अंतर है। तो किसी पुष्प के पराग कोश से, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर स्त्री उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जब ही यहाँ आया परागण हो गया। और जब यह पराग कण धीरे 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 इस नदी में आकर के अंडाणुओं से मिल जाएगा तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब तक निषेचन नहीं कहा जाएगा, जब तक नर और मादा के दोनों अंडाणु शुक्राणु आपस में न मिले तब तक निषेचन नहीं होगा। जब मिल जाएगा तो उसी को क्या कहता है? तो केवल अगर केवल तुम्हारा पराग कण यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाए तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण, पॉलिनेशन। और जब वह तो हम तुम्हारा पराग कण धीरे धीरे तुम्हारे अंडाशय में चला जाएगा तो अंडाणु से मिलेगा ही मिलेगा। और जब मिल जाएगा तो उसी को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। बात समझ में आ गया? परागण और निषेचन। जब तुम्हारा पराग कण जा करके वर्तिका से होते हुए, ठीक है, अंडाशय के अंडाणुओं से मिल जाए तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। केवल तुम्हारा पराग कण आकर के वर्तिकाग्र पर मिल जाए तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। तो बताओ, तुमको लगता है कि पराग कण अपने से आके इसमें मिल जाएगा तो उसको कौन डालेगा? तुम लोग डालती हो? नहीं, लेकिन हम लोग अनचाहे में ऐसा कर देते हैं। ठीक है, कभी हम लोग जाते हैं बागीचा में, गार्डन में, ठीक है, पार्क में, लाइन से अगर फूल लगा हो तो देखो हम लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए अपने हाथों से क्या करते हैं? चले जाते हैं। अब चाह के भी नहीं करे तो हो सकता है हमारे बॉडी का कहीं कोई भाग क्या हो जाए? टच कर जाए। ठीक है, चाहे हवाओं के माध्यम से, कभी तेज हवाएं तो आती हैं, तो हवाएं जब आती होंगी तो तुम्हारा बताओ पूर्ण केसर तो लचीला होगा, तो क्या होगा? ऐसे ऐसे क्या करेगा? हिल जाएगा। हो सकता है ऐसे हिल करके जाकर वर्तिकाग्र से फेंक जाए तो परागकण उसमें चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सबसे बढ़िया काम तुम्हारे कीट पतंग तितलियां करती है। जो भौरे फूलों पर बैठते हैं, भौरों का क्या काम है? भौरे तुम्हारे शरीर पर कभी नहीं आकर बैठे। देखेंगे भौरे कहाँ बैठते हैं? फूलों पर बैठते हैं, क्योंकि फूलों की जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं? रंगीन होती हैं, उन्हीं में सुगंध होता है। अभी तो चलो आगे नहीं पढ़े। ये जो तुम्हारा दलपुंज होता है, ये बाह्य दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज क्या होता है? जैसे तुम लोग शुरू में देखे होगी जब गुलाब एकदम मतलब कली होता है तो कैसे होता है? थोड़ा सा कल्पना करो, उसके बाहर कैसा रचना, हरा हरा पत्ती दिखाई देता है। एक गुलाब तुम्हारा कली के रूप में हो तो देखो तुम्हारे गुलाब चारों तरफ से हरे रंग के पत्तियों से क्या होता है? घेर के रखता है। वह तुम्हारा जो होता है बाह्य दलपुंज कहलाता है। बाह्य दलपुंज बाहर से एक ऐसा दलपुंज है जो तुम्हारे कली को, उस समय तुम्हारा जो कली फूल होता है एकदम नाजुक की स्थिति में होता है। हो सकता है भौरे आकर के, तितलियां आकर के, पक्षी आकर के उसको क्या कर दें? डिस्टर्ब कर दें। हो सकता है वो मर जाए तो क्या करता है? तुम्हारे कलियों को ढक के रखता है। ठीक है, बाहर से हरा रचना होता है, हार्ड थोड़ा सा होता है। जैसे जैसे तुम्हारा कली धीरे धीरे बड़ा होता है, देखो धीरे धीरे उस दिखाई देने लगता है और उससे देखोगे तो आर पार तुमको लाल कलर का कुछ दिखाई देगा। ढक के रखेगा तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा पुष्प बड़ा होगा वैसे वैसे तुम्हारा कली धीरे धीरे क्या करेगा? उसको मौका देगा ना, बढ़ने खिलने का मौका देगा तो अपने क्या करेगा? फैलेगा। तो तुम्हारा दलपुंज जब पुष्प पूरा खिल जाता है तो तुम्हारा पूरा जो दलपुंज होता है ऐसे नीचे क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है, पूरा हरा वाला भाग ऐसे नीचे गिर जाता है। तो वही तुम्हारा दलपुंज है, बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यह क्या करता है? यह पुष्प के कली, जब फूल कली में होता है तो उसे सुरक्षा देता है और उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हो जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में ही होती है। और तुम्हारा जो बाह्य दलपुंज है उसका रंग कैसा होता है?
हरा, कली तो तुम्हारा उसके अंदर में बंद है, तो बताओ उसको भोजन कैसे मिलेगा? यही तुम्हारा जो बाह्य दलपुंज है सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके क्या करता है? भोजन ग्रहण करके अपने कलियों को देता है। जिस तरह से तुम्हारे माँ के गर्भ में जो बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है प्लेसेंटा से भोजन लेता है, यानी गर्भाशय से, गर्भनाल से भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। उसी तरह से तुम्हारा जो कली है किससे? बाह्य दलपुंज से अपना भोजन ग्रहण करती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरा होता है। ये जो तुम देख रही हो, ये जो तुम जो पत्तियां जो देख रही है, जो तुमको पत्तियां दिखाई दे रहा है, यह तुम्हारा क्या है? दलपुंज है। जैसे मान लो ऐसे हम कमल का अगर ऐसे हम क्या करें, कमल का अगर हम ऐसे फूल बनाते हैं, यही ना पत्तियां होती हैं जी, यही पत्तियां तुम्हारी क्या कहलाती है? दलपुंज कहलाती है। दलपुंज का रंग क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। दलपुंज क्या होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं। लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, गुलाबी हो सकता है। ये दलपुंज का काम है। इस दलपुंज का काम है पुष्प को मनमोहक रंग प्रदान करना, तभी तो भौरे आकर के उसकी ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, भौरे जो होते हैं दलपुंज को देखकर जाते हैं, न कि पुष्प को देखकर जाते हैं। पुष्प में अगर कोई चीज दिखाई देता है तो दलपुंज दिखाई देता है। हम लोग दलपुंज को देख करके कहते हैं कि वो कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। दलपुंज को देखते हैं, न कि उस पौधे को देखते हैं। हम लोग दलपुंज देखकर जाते हैं। दलपुंज का मतलब पत्तियों का जो रंगीन भाग होता है वही दलपुंज कहलाता है। पत्तियों का जो रंगीन भाग होता है वह क्या कहलाता है? दलपुंज कहलाता है। अगर यह तुम्हारा गुलाब का, अगर यह तुम्हारा गुलाब का क्या हो गया? देखते हो गुलाब में ऐसे ऐसी पत्तियां होती हैं, यही ना पुष्प को रंग प्रदान करती हैं कि गुलाबी रंग है, काला रंग है। गुलाब केवल काला गुलाबी ही नहीं होता है, गुलाब अलग अलग तरह के रंगों में पाए जाते हैं, उजला, पीला, काला, लाल, हरा। ये सबका पता चलेगा जब फरवरी आता है तब पता चलता है। ठीक है, नहीं पता चलता है फरवरी में? नहीं जी, कहीं रोज डे होता है, कहीं चॉकलेट डे होता है, तो कहीं कौन सा डे होता है, कोई पूरा फरवरी डे होता है। ठीक है, तो किसी दिन पीला फूल दिया जाता है, तो किसी दिन लाल फूल दिया जाता है, तो किसी दिन हरा फूल दिया जाता है। अलग अलग बना, यानी कि पुष्प का जो रंगीन जो हम पत्ता देखते हैं उसी को दलपुंज कहा। यही दलपुंज जो होते हैं, यही दलपुंज जो होते हैं पत्तियों को रंग प्रदान करते हैं। अगर बताओ कि पुष्प में से तुम दलपुंज को नोच दो, आपको वहाँ फूल है तो दिखाई देगा? दलपुंज ही तुमको पुष्प को क्या करता है? रंग देता है। इसी दलपुंज में क्या होते हैं? सुगंध होते हैं। क्योंकि हम जाकर ऐसे सुनते हैं तो क्या पत्तियों को सुनते हैं। ठीक है, तो यानी हम दलपुंज को सुनते हैं। दलपुंज में ही क्या होता है? रंग और सुगंध होता है। तो दलपुंज को देख कर के भौरे उड़कर आकर उस पुष्प पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। आज जब पुष्प पर बैठते हैं तो भौरे है ही। अब भौरा मतलब लेकर मतलब बानर जात। अब इधर उधर क्या करेगा? कभी यहाँ बैठेगा इस पत्ती पर, कभी इस पत्ती पर, कभी इस पत्ती पर। उस क्रम में क्या होता है कि उनके शरीर से पराग कण उनके शरीर में चिपक जाते हैं, आकर के वर्तिकाग्र पर जब कभी बैठते ही होंगे। ठीक है, उनको पता नहीं है कि हम उनके सर पर बैठ रहे हैं वर्तिकाग्र पर। वो तो जाकर के दलपुंज पर अपना सुगंध लेते हैं, रस चूसते हैं, रंग बिरंगा होता ही है। उसी पर जाकर के तितलियां भौरे क्या होते हैं? बैठते हैं। तो उसी के क्रम में क्या होता है कि उनके बॉडी से पराग कण जाकर उनके बॉडी में चिपक जाता है, आ जाकर के वर्तिकाग्र पर कभी जब जाते हैं तो चला जाता है, बस परागण की क्रिया हो गई। इस तरह से होता है पुष्प में परागण। कोई बेचारा पुष्प को नहीं है, उसका पराग कण निकाल करके इसमें डालेगा। भौरे करते हैं, कीट पतंग करते हैं, तितलियां करती हैं, जाने अनजाने में हम भी कर देते हैं, हवाएं करती हैं, पानी के माध्यम से भी हो सकता है। बारिश का मौसम में पानी गिरने लगे, पराग के कण क्या हो जाए? गिर करके इसको चले जाए, नहीं हो जाएगा? पानी होगा तो आ जाएगा। तो परागण की जो क्रिया होती है कई तरह से होती है। अगर कीट पतंग करते हैं, भौरे करते हैं, सबसे ज्यादा यही करते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में भौरे और कीट पतंग तितलियां ही करती है परागण की क्रिया पुष्पों में। तो उनको कहा जाता है एंटीमोफिली। उनको कहा जाता है एंटीमोफिली। वैसा परागण जो तितलियों, भौरों, कीटों के माध्यम से होता है उनको कहा जाता है एंटीमोफिली।
वैसा परागण जो जीव जंतुओं के माध्यम से होता है उन्हें कहा जाता है जूफीली। उन्हें कहा जाता है जूफीली। ठीक है, जैसे हमारे माध्यम से हो जाए, किसी जंतु के माध्यम से हो जाए। जैसे तुम लोग जानती होगी इस विश्व में, इस धरती पर सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। 20 किलो का फूल होता है, 20 की 40 किलो का। ठीक है, रेफलेसिया जो फूल होता है बहुत बड़ा फूल होता है। 20 की 40 किलो भूल गए हैं डाटा, 20 या 40 किलो का फूल होता है, उतना बड़ा फूल। और बताओ उस फूल को कौन हिलाता होगा? हाथी हिलाती है। हाथी जब जंगलों से जाती है तो अपने सूंडों के माध्यम से क्या करती है? उसके रसों को जब चूसती है तो चूसते समय उसके जो पराग कण है जा करके वर्तिकाग्र में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो बताओ जंतु के माध्यम से हुआ तो उसको क्या कहेंगे? जूफीली। सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है, सबसे छोटा फूल वुल्फिया। इस धरती पर सबसे छोटा फूल वुल्फिया होता है, वुल्फिया। वुल्फिया नोट कर सकती हो जिसको नोट करना होगा। सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। ठीक है, और सबसे बड़ा फूल क्या है? रेफलेसिया। रेफलेसिया सबसे बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। लगभग 40 किलो का फूल होता है। ठीक है, हाँ। और किसी के देह पर बाहरों फूल बरसा, रेफलेसिया बरसा तो फूले से दबा जाएगा, नहीं दबा जाएगा। हम लोग गेंदा का फूल ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले जाकर रेफलेसिया का फूल उसके शरीर पर दिख दो, झाड़ के नीचे गिर जाएगा। रेफलेसिया का फूल बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा फूल है। तो हमारा जो बाह्य दलपुंज होता है कली को रक्षा देता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन देता है, वो हरे रंग का होता है। जो हमारा दलपुंज है वो रंगीन होता है, अलग अलग रंग में होता है, अलग अलग रंगों का होता है, कोई उसका फिक्स रंग नहीं है। दलपुंज क्या करते हैं? फूलों को रंग प्रदान करते हैं या उनमें सुगंध जो देते हैं, कौन देते हैं? दलपुंज देते हैं। दलपुंज के माध्यम, दलपुंज को देकर ही, दलपुंज को देकर ही कोई जीव जो होता है पुष्प की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। ठीक है, उसके रंग को देखकर और उसके सुगंध को देखकर। ठीक है, कोई भी जीव पुष्प की ओर तभी जाता है जब देखने में क्या लगे? सुंदर लगे और उसका सुगंध अच्छा हो। हम ऑटोमेटिक फूलों की ओर खींचते हुए चले। इसी कारण, यही कारण है कि भौरे जो होते हैं दलपुंज को देख करके जा करके पुष्प पर बैठते हैं, उसी से अपना रस भी चूसते हैं, सुगंध भी लेते हैं, इधर उधर डांस भी करते हैं पत्तियों पर बैठ करके। तो डांस करो, पत्तियों को, फूलों को फायदा हो जाता है, परागकण जा करके वर्तिकाग्र में मिल जाता है, तो परागण की क्रिया भी हो गई। अब भौरे भी खुश हैं। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, जितने भी सुगंधित जो फूल होते हैं, जितने भी सुगंधित जो फूल होते हैं, देखो कुछ ऐसे भी फूल होते हैं, कुछ ऐसे भी फूल होते हैं, ठीक है, जो रात को खिलते हैं, और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो दिन रात उनको मतलब नहीं। तो ध्यान दो, दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं रंगीन होते हैं। दिन में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं क्योंकि अगर पुष्प रंगीन नहीं होगा तो भौरा आकर्षित नहीं होगा, कोई जीव उधर क्या होगा? अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि दलपुंज में अगर रंग नहीं होगा तो पुष्प बेकार है। जिस पुष्प में दलपुंज न होगा, दलपुंज में कोई रंग ना हो तो पुष्प क्या है? बेकार है। बताओ कोई भौरा जाकर उस पर बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो दिन में जो फूल खिलने वाले जो फूल होते हैं वो रंगीन होते हैं, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रंगीन निश्चित होते हैं, तभी भौरे आकर के उस पर क्या होते हैं? रात्रि में जो खिलने वाले पुष्प होते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं, लेकिन सुगंधित बहुत अधिक होते हैं। बहुत, देखो वो निश्चित ही सफेद होता है, निश्चित ही सफेद होते हैं और उनमें बहुत मात्रा में सुगंध होता है। ठीक है, तभी रात्रि के समय में भौरे की क्या होते हैं? उस सुगंध से उसकी ओर क्या होते हैं? चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि और कहां से रात्रि के समय में क्या देखा गया? देखो हम रंगीन है ना, बेचारे के पास एक ही उपाय है, क्या? सुगंध। वो अपना सुगंध छोड़ता है,
और सुगंध के माध्यम से कीट पतंग जो होते हैं ऑटोमेटिक फूलों की ओर चले जाते हैं, चाहे हमारा ध्यान भी क्या हो जाता है, उस ओर चला जाता है। तो जैसे रजनीगंधा, रात रानी, ठीक है, ये सब जितनी भी फूलें लगभग हैं ये रात्रि के समय लगभग लगभग उजले होते नहीं होते हैं, लेकिन जो दिन में फूल खिलते हैं रंगीन होते हैं। तो बात समझ में आ गया? बताओ पुष्प में कोई दिक्कत है? हर एक पार्ट में समझ में आ गया ना कि वृंत का काम क्या, पुष्पासन का क्या काम है, अंडाशय का क्या काम है, वर्तिका का क्या काम है। ठीक है, वर्तिका क्या करता है, केवल पराग कण को आने के लिए रास्ता देता है। देखो एक गली बना दिया है, एक गली बना दिया है कि तुम ना इधर जाओगे ना इधर जाओगे, तो जब तुम जाओगे कहाँ जाओगे, अंडाशय के पार जाओगे। वर्तिका केवल क्या देता है, रास्ता देता है, ताकि पराग कण उस नली के माध्यम से अंडाशय में चले जाए। ठीक है, वर्तिका क्या है, तो वर्तिका केवल क्या है, एक समझो कि प्याला जैसा एक क्या है, रचना है, ताकि पराग कण आकर के उसी प्याले में गिर जाए, पराग कण आकर के उसी प्याले में गिर जाए। आज जब उसी प्याले में गिरेगा तो कहीं जाएगा नहीं, नदी के माध्यम से कहाँ चलाएगा। ठीक है, आइए पराग कोश क्या करते हैं, एक बाहर से थैली जैसा रचना होता है, उसी के अंदर क्या भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। ठीक है, आइए दलपुंज क्या करते हैं, हाँ रंग और सुगंध, ताकि भौरे जो हो आकर के फूलों पर बैठे, तितलियां आकर के फूलों पर बैठे, आदमियों का ध्यान क्या हो, आकर्षित हो। तभी तो अगर हमको ऐसे हिलाएगा, जाकर हम ऐसे हिला देते हैं, क्या करके ऐसे नटिया पकड़ करके ऐसे खींचते हैं, तो तुम्हारे नटिया से तो हिल जाता होगा, आ जाकर के उसमें पराग कण चला जाता होगा। इसी तरह से होता है पुष्पों में परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया। बात समझ में आ गया, बन गया? और चलिए इतना ही।